सुधांशु जी, एक नहीं अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत ना देने से लेकर अब ये आबकारी नीति पर आप लोगों का घेरना। वो कह रहे हैं कि आपको सफलता ही नहीं पच रही अरविंद केजरीवाल की, इसीलिए बीजेपी बार बार किसी न किसी मुद्दे में उनके नेताओं को घेरती है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या फिर अब मनीष सिसोदिया हो। जवाब दीजिए। वास्तविकता तो यह है अंजना जी, जो नई राजनीति का दावा करके सत्ता में आए थे उनके मंत्री लोग भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के इतने आरोपों में बाकायदा कई बार सिर्फ केस ही नहीं दर्ज हुआ है, कोर्ट के द्वारा भी हो चुके हैं। पंजाब में तो इन्होंने खुद एक मंत्री के लिए मान लिया, मतलब जिसे कहता है ना जुम्मे 4 दिन नहीं हुए सरकार बने हुए और इन्होंने स्वीकार कर लिया। सत्येंद्र जैन हो या इससे पहले याद करिए इनके एक मंत्री तोमर थे जिनके ऊपर फर्जी डिग्री का इशू बना था। जितने प्रकार के आपराधिक विषय हो सकते हैं उतने प्रकार के आरोप एक बहुत ही कम समय में, जिनको 10 साल से कम समय राजनीति में हुआ, उसमें आए हुए हो चुके हैं। मगर इस समय जो प्रकरण आया है आबकारी के विषय पे, अंजना जी आपने यह शब्द तो सुना होगा, सत्ता का नशा, मगर यहां तो नशे की सत्ता दिखाई पड़ रही है। मतलब कितनी अद्भुत बात है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर पूरा इनका प्यार उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो वह लिक्वर लॉबी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। मतलब यहां पे किस ढंग से लाइसेंस दिया गया वो विषय तो छोड़िए, शराब पीने की आयु कम करिए और शराब पीने के घंटे बढ़ा दीजिए, ड्राई डे की संख्या जो थी उसको कम कर दीजिए और शराब के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका परसेंटेज बढ़ा दीजिए। इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। लाइसेंस के ऊपर आपको जो आरोप लगाना है लगाते रहिए। आपके लिए तो मुझे वो पुराने शेर की पंक्ति याद आती है कि मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूं, और बोतल में मैं में नशा, मैं नशे में हूं। तो ऐसा सत्ता का नशा जो आपका बोतल से चढ़ा हुआ है, ईमानदारी की बात यह थी कि आपको आकर यह कहना चाहिए था, यदि आरोप आपको लगता था कि अनुचित, आप कहते हमने कोई लाइसेंस फी नहीं एग्जेम्प्ट की है। दूसरा, आपको कहना चाहिए था एलवेन टेंडर के बाद हमने कोई पैसा वापस नहीं किया है। आपको कहना चाहिए था हमने ड्राई डे कम नहीं किए हैं। आपको कहना चाहिए था हमने कोई कमीशन का परसेंटेज नहीं बढ़ाया। उसकी बजाय आप सावरकर, भगत सिंह इधर उधर के विषयों पे जा रहे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि तथ्यात्मक आधार पर उत्तर देने की इस समय स्थिति में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। ठीक है, राघव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं एक सत्ता का नशा होता है, आप लोग नशे की सत्ता चला रहे हैं दिल्ली में। अंजना जी, इससे पहले कि मैं बिंदुवार तरीके से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और मेरे मित्र सुधांशु जी ने जो बात की उसका जवाब दूं, मैं आपको बता दूं कि आज भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को चुनौती देने वाला एक ही शख्स है, उसका नाम है आदरणीय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। आज पंजाब की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को और पूरी भाजपा को नींद नहीं आती रात को। अरविंद केजरीवाल जी राक्षस बन के उनकी नींद में आते हैं और उन्हें जगा देते हैं। इनको इतना डर लग रहा है। कांग्रेस तो बहुत ही इनके लिए कन्वीनियंट ऑपोजिशन थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की चिंगारी जो दिल्ली से शुरू हुई, पंजाब गई है, पूरे भारत देश में फैल रही है, उससे ये लोग घबराए हुए, डरे हुए हैं। और उसी के चलते कभी सिंगापुर जाने की एक इंटरनेशनल फोरम पे विश्व स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस मुख्यमंत्री को नहीं देते हैं। कभी सत्येंद्र जैन साहब को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज से करीब करीब 2-3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा में भाषण देकर और अभी कुछ ही दिन पहले एक बार फिर से विधानसभा में भाषण देकर कहा था कि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। उस शख्स को जो रोज सुबह 6 बजे अपने घर से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर करने के लिए दौरे पे निकलता है। अब कौन सा भ्रष्टाचारी सुबह 6 बजे स्कूलों को ठीक करने निकलता है, इसका जवाब मैं सुधांशु जी से चाहूंगा। अब मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आज इतने झूठ और इतने मनगढ़ंत आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि वास्तव में अंदर से मन भी नहीं कर रहा है इनके सवालों का जवाब देना, बट ताकि इनका प्रोपेगेंडा ना फैले मैं जवाब देता हूं। अब ये कह रहे हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैंने मीनाक्षी लेखी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जो कागजात व्हाट्सएप पे चल रहे हैं वो भी देखे। ये कहते हैं एक टेंडर निकाला गया, लोगों ने उस टेंडर में अप्लाई किया। जो भी शख्स किसी टेंडर में अप्लाई करता है जना जी, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराता है और साथ में एक पूरा टेंडर फॉर्म भर के कि भाई मैं एलिजिबल हूं, मुझे ये ठेका दिया जाए, मैं ठेके के लिए अपना ज्ञापन देता हूं, एप्लीकेशन देता हूं। कई दर्जनों लोग अप्लाई करते हैं, किसी एक शख्स को वो टेंडर मिल जाता है। ये कह रहे हैं जिस शख्स को टेंडर मिला वो तो सही है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जिस शख्स ने अप्लाई किया था और उसको नहीं मिला,
उसको आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया और इसमें आपने कुछ कमाई कर ली। अब मान लीजिए आपने किसी टेंडर के लिए अप्लाई किया, आपसे 5 करोड़ रुपए की, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, सिक्योरिटी डिपॉजिट ली गई, आपको टेंडर नहीं मिला, तो क्या सरकार आपका 5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेगी? कौन सी सरकार रखती है? सारी सबको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस की जाती है। ये कहते हैं इसमें घोटाला हो गया। सुधांशु जी, वो पूरा कर लें। हाँ। अब दूसरी चीज हाँ। मैं आपको मैं आंकड़ों का आदमी हूं, आपको बता देता हूं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में, ध्यान से सुनिएगा सुधांशु जी आप भी, वित्तीय वर्ष 2019-2020 में दिल्ली सरकार की एक्साइज के जरिए कमाई थी 4100 करोड़ रुपीस, 4100 करोड़ रुपए। अगले साल जब हम नई नीति लाए जिसमें कंट्री लिकर हो, फर्जी स्पूरियस लिकर हो, उसको खत्म किया गया और पूरी एक्साइज पॉलिसी को रिवाइज किया गया, उस वित्तीय वर्ष में यानी कि वित्तीय वर्ष 2021 में हमारा एनुअल कलेक्शन सरकार का 5400 करोड़ हुआ, यानी कि 4100 करोड़ से बढ़ाकर 5400 करोड़, 1300 करोड़ का सरकार के खजाने में एडिशनल रेवेन्यू आया, फायदा हुआ। अब कौन सा ऐसा घोटाला होता है जिसमें नेताओं को तो फायदा होता नहीं लेकिन सरकार की आमदनी बढ़ जाती है? इसे घोटाला कहेंगे कि बढ़िया फाइनेंशियल प्रूडेंस और प्लानिंग कहेंगे? इसमें वो 25% डिस्काउंट का कितना कंट्रीब्यूशन है वो तो लोग समझ ही नहीं पाए। 25% डिस्काउंट शराब पर, और हम दिखा रहे हैं कि सिर्फ फरवरी के महीने में जो औसतन, एक बार फिर से दिखा दीजिएगा वो जैकेट वाले ग्राफिक्स, औसतन सरकार से क्या लेना देना? नहीं, सरकार से क्या लेना देना? क्या दिल्ली ये तो मार्केट, दिल्ली सरकार अनुमति देती है इसकी शायद, जो हमें जानकारी में। रंजना जी, हाँ। ये मेरा विषय नहीं है, तो है। मैंने ये डिस्काउंट वाला पॉइंट मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भी डिस्काउंट है किसी भी ट्रेड के अंदर, ये मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। इसमें सरकार का क्या लेना? सरकार क्या करती है अंजना जी, मैं जरा बता दूं आपके दर्शकों के लिए, ताकि मैं एक बार अंजना जी थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा, आप मेरी ओर देखें। हाँ। जब कभी भी कोई भी सरकार एक्साइज पॉलिसी लाती है, वो इसलिए लाई जाती है कि उसके सूबे में, उसके राज्य में नकली शराब ना बटे, कोई नकली शराब पी के घायल ना हो, और एक रेगुलेटेड मार्केट में सही जगहों पे शराब की दुकानें खुलें, लोग जो पीना चाहते हैं आकर खरीदें। इसको रेगुलेट किया जाता है, ये उद्देश्य होता है। अब किस भाव पे बिक रहा है, क्या बिक रहा है, वो तो मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। इनका मुख्य आरोप जो मैंने सुना, जितना मेरे को समझ में आया, अगर कोई और आरोप है तो आप मुझे बताइए, मैं जवाब दूंगा, कि आपने जिस शख्स ने टेंडर अप्लाई किया उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया, उसको टेंडर नहीं मिला, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया। हिंदुस्तान में एक भी ऐसी सरकार नहीं है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेती है, सारी सरकारें देती है, भारत सरकार देती है, NHAI देता है, सिक्योरिटी का देता है, सारे ठेकेदारों को वापस की जाती है। ठीक है, जब सवाल तो सब देते। देखिए बड़ी बात अंजना जी जो नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी से भाजपा डरती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को शायद नींद नहीं आती अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुन के, यही लग रहा है मुझे तो, और कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई अरविंद केजरीवाल की वजह से, उन्होंने कांग्रेस से ज्यादा, 2 राज्यों में इनकी सरकार है, कांग्रेस की भी है। तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जब वापस करते हैं सिक्योरिटी मनी तो फिर उसमें पैसा बीच में कैसे रख लेंगे, तो जो बिंदुवार तरीके से। और हाँ, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग सावरकर की औलाद हैं, वो भगत सिंह की हैं। तीसरा बिंदु, देखिए बिंदुवार उत्तर देता हूं। पहला विषय इन्होंने उठाया सिंगापुर का। अंजना जी याद करिए, अप्रैल 2021 जब केजरीवाल जी ने एक कोविड के वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था, और यह इंटरनेशनल कन्वेंशन था कि किसी देश का नाम नहीं लिया जाएगा, और उस पर और कुछ नहीं हुआ था, सिंगापुर ने आपत्ति दर्ज की थी, तो सिर्फ भारत सरकार ने यह कहा था कि यह उनका विचार है, भारत सरकार का विचार नहीं। तो सर जाने क्यों नहीं दे रहे सिंगापुर? सिंगापुर जाना है तो जाने क्यों सिंगापुर से, सिंगापुर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों नहीं जाने दे रहे? मेरी पूरी बात तो सुनिए। ठीक है। पहले तो वो मेयर्स का कॉन्फ्रेंस है, चीफ मिनिस्टर्स का नहीं है। पहले दूसरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूं, तब इन्होंने आके कहा था, जानते क्या बोला था? सिंगापुर से मोहब्बत आपको होगी, सिंगापुर का ध्यान रखना आपका काम है, हमें सिंगापुर से क्या लेना देना। और आज गजब का लेना देना है कि मेयर की कॉन्फ्रेंस में दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जाने को तैयार है, इतना सिंगापुर से लगाव है। और सच कितना बोलते हैं, झूठ कितना बोलते हैं, मैं दर्शकों से कहता हूं जाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चेक कर लीजिए। उसमें मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी के दर्जनों नेताओं ने बोला था कि हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, हमारे बच्चों का वैक्सीन सिंगापुर भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। तो ये समझ लीजिए कि कितने सत्य और कितने तथ्य पे बोलते हैं। अब आता हूं दूसरे विषय पे, जो इन्होंने कहा कि अर्नेस्ट मनी। वो विषय ये था
कि 30 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट था एक ठेकेदार को, जिसको देना था उसको एयरपोर्ट के एरिया का लाइसेंस मिलना था। अब देखिए अंजना जी, नियम ये होता है या तो सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस दिया जाता है, अथवा नियम ये होता है कि L1 वाले को लाइसेंस दे दिया जाता। अब उसका काम है कि सारी औपचारिकताएं पूरी करे। एयरपोर्ट अथॉरिटी से उनको क्लियरेंस नहीं मिला। अब दो में से एक बात है, यदि शर्त यह थी कि जिसको आवंटित हुआ उसी को पूरा करना था तो फिर उसका अर्नेस्ट मनी जब्त हो जाना था, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व था। यदि शर्त यह थी कि सरकार को ही करना था, क्योंकि सरकार ने वापस किया, तो सरकार ने बगैर पूरी फॉर्मेलिटी किए हुए उसको आवंटित कैसे कर दिया, परमिशन लेना सरकार की जिम्मेदारी थी। अब दोनों में से क्या था ये बता दीजिए, अन्यथा यह कैसे संभव है कि पूरी औपचारिकता किए बगैर एक व्यक्ति को टेंडर मिल जाए, फिर वह टेंडर इसलिए कैंसिल हो जाए। राघव चड्ढा जी की बात सही है, वो टेंडर इसलिए नहीं मिला, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो अर्नेस्ट मनी की जिम्मेदारी किसकी थी? किसी एक की तो होगी, या तो देने वाले की या लेने वाले की। अब ये बता दे, अगर देने वाले की थी तो इनकी सरकार की, बाकी जांच सीबीआई के लिए छोड़ दें। दूसरी बात अगर आप देखिए, दूसरा नहीं सुनिए, तो अभी और भी बहुत सी बातें इन्होंने अच्छी बात कही कि जो वो है वो तो मार्केट फोर्सेस तय करती है, मगर एजेंट का कमीशन कौन तय करता है ये बताइए। नंबर ऑफ ठेके नहीं, मार्केट फोर्सेस नहीं तय करती है। मैंने खबर निकाल ली है राघव जी, मैंने खबर निकाल रही है। आबकारी विभाग ने शराब बेचने वाली निजी दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर, जो कि MRP है, उस पर 25% कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है। ये दिल्ली सरकार ने किया है, आबकारी विभाग ने किया है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज अलाउड private shops to offer up to 25% discount on the maximum retail price of liquor over a month after it prohibited such discounts in the national capital. मेरी खबर सही थी। मैं जवाब दे देता। ठीक है, वो अपनी दोनों बिंदु पर एक बार बात पूरी कर ले। बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद जाएंगे सुधांशु जी के पास। जवाब दीजिए इसका। मतलब ये शराब प्रमोशन क्यों ऐसे शराब का प्रमोशन क्यों? इसमें घोटाला कहाँ है, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। शराब एक रेगुलेटेड मार्केट है, हर राज्य सरकार अपनी एक आबकारी नीति लाती है। हमारी नीति में घोटाला कहाँ हो गया? मान लीजिए कोई एक सीजन में कोई चुनौतीपूर्ण कार्य आया, जैसे अब कोरोना काल आया, कुछ आया, तमाम इंडस्ट्री बुरी हालत में थी। ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से रेगुलेटेड है, सरकार से परमिशन लेकर अक्रॉस बोर्ड डिस्काउंट भी दिया गया। मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन मान लीजिए दिया भी गया। इसमें घोटाला कहाँ हो गया? इसमें मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए कहाँ कमा लिए? अगर सरकार का सालाना वही तो समझा रहे थे, 1300 करोड़ रुपए, सरकार का सालाना रेवेन्यू 1300 करोड़ रुपए बढ़ रहा है, तो सरकार का खजाना घटा तो नहीं, घोटाला कहाँ हुआ? घोटाला तब होता है जब सरकार की आमदनी कम कर जो पैसा है वो नेता अपनी जेब में डाले। मैं आपको पंजाब में बैठा हूं, मैं अभी पंजाब से आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं पंजाब सरकार में पहले क्या हुआ करता था। आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले सरकार का एक्साइज रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता नहीं था, कम से कम इतना तो नहीं बढ़ता था, और वो सारा पैसा जो था, जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए था, वो एक्साइज ड्यूटी की चोरी होती थी, नेताओं की जेब में जाता था। ये होता है घोटाला। अगर सरकार 1300 करोड़ रुपए यानी कि 20-25% अपना रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर सालाना बढ़ा रही है, तो घोटाला कहाँ हुआ? दूसरी चीज, इन्होंने सिंगापुर की जिक्र करा, मैं एक बार जल्दी से उस पर जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर जाने की अनुमति इसलिए नहीं दी कि वो मुख्यमंत्री स्तर की कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो तो मेयर स्तर की कॉन्फ्रेंस है। हमें अरविंद केजरीवाल जी के स्टेचर का, उनके कद का बड़ा ख्याल है, हम नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल जी की थूथू हो जाए, इसलिए हमने उन्हें अनुमति नहीं दी। ये वो लॉजिक दे रहे हैं। क्या आप इनके लॉजिक से सहमत हैं? अगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के, भारत के एक सूबे के मॉडल की चर्चा होगी तो वाहवाही भारत देश की होगी। वो एक गर्वान्वित क्षण होगा हर भारतीय के लिए। कोई अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के लिए अकेले नहीं होगा। इसमें दुर्भावना से भाजपा काम करती है। और मैं बता दूं, जब से आम आदमी पार्टी बनी, मैं तो फाउंडिंग मेंबर हूं अंजना जी आम आदमी पार्टी का, आपके चैनल पे कई बार इस विषय पे बहस हुई। जब से आम आदमी पार्टी बनी है 150 से ज्यादा मुकदमे हमारे विधायकों, मंत्री, नेताओं पर करे गए। सब में बार बार हमें छूट मिली। कोर्ट से दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई सारी एजेंसियों को फटकार मिली और हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट न्यायपालिका